अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। हुकूमत के क़याम के तकरीबन एक महीने के दौरान हुकूमत को जहां सियासी, माशी और अदालती चैलेंजेस का सामना है, वहीं अब तकरीबन एक महीने बाद अपोजिशन जमातों ने मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर दिया है। अहम बात यह कि अपोजिशन जमातों के इस छह रुकनी ग्रैंड अलायंस के अलावा मौलाना फजल रहमान ने भी रवा महीने के आखिर में हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान कर रखा है और मौलाना फजल रहमान भी अपनी एहतजाजी तहरीक का आगाज़ 25 अप्रैल को पशीन से करने जा रहे हैं। अहम बात यह कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चला रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का इंदिया भी दे चुकी है। हमारी प्रोग्राम में रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान ने ऐलान किया था कि ईद के बाद सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ सुमोटो नोटिस लेने की इस्तदा की जाएगी और अब देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज और सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कितना मौसर साबित होता है और हुकूमत के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज होगा। इन मामलों पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मंसूर अली खान और फ़ाद हुसैन ने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फ़ाद हुसैन साहब, पहले आप बताइएगा, हुकूमत को वैसे ही कई चैलेंजेस का सामना है, अब अपोजिशन सड़कों पर निकलने की बात कर रही है, एहतजाज करने की बात कर रही है, ये कितना मौसर एहतजाज हो सकता है और हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा परेशानी का बायस ही नहीं बनेगा, क्योंकि ये एहतजाज जो है ये एक रिवायती किस्म का मुझे लग रहा है, जिसमें ये कुछ जलसे जुलूस होंगे, कुछ मुजाहरे होंगे और कुछ शोर शराबा होगा, हेडलाइंस बनेंगी और उसके बाद जो है वो मामला जो है वो बर्खास्त हो जाएगा। क्योंकि देखिए ना, अगर तो एहतजाज करना है बाकायदगी से जिससे हुकूमत की सेहत पे को असर पड़े, अब हमारे पास दो मॉडल है ना। एक तो मॉडल है 2014 के धरने का, या तो उस तरह का कोई इनका प्लान हो और वो आए और इतने जोर और शोर से और इतने लंबे अरसे के लिए इस तरीके से तो धरना दें कि हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाए, या ये है कि दूसरा, जिस तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद इमरान खान साहब ने जो है वो सारे मुल्क में एक जलसे जुलूस का सिलसिला शुरू किया था जो मौसर था। अगर इस लेवल का नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में वो अपनी हाजिरी तो लगा देंगे, लेकिन उससे ज्यादा मेरे ख्याल में हुकूमत की सेहत पे मुझे को बहुत ज्यादा असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और मंसूर साहब, आपकी इसमें क्या राय है? क्योंकि अभी फाद साहब जिस धरने की बात कर रहे थे उसमें तो इमरान खान खुद मौजूद थे, अब इमरान खान जेल में है। हमने फजल रहमान साहब का भी 2019 में धरना देखा जिसमें वो कह रहे थे कि मैं हुकूमत गिराए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा, लेकिन हमने देखा है कि इन धरनों से, एहतजाज से हुकूमतें तो नहीं गिरती हैं। तो प्रैक्टिकली क्या पीटीआई इसे हासिल कर सकती है? सिर्फ अपना बयानिया जिंदा रखेंगे या कुछ और भी आपके ख्याल में हासिल कर सकते हैं इससे? शहजाद साहब, मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस वेव के ऊपर चलने की कोशिश कर रही है, एक तो अदलिया के अंदर जो 6 जजेस की जानिब से लेटर लिखा गया था, एक तो वो उसको कैश इन करने की कोशिश कर रही है कि इस सेंटिमेंट के ऊपर जो है वो हम अपनी एहतजाजी तहरीक का आगाज करें। दो और एलिमेंट्स जो मुझे नजर आ रहे हैं उसमें, एक तो एक सजा जो है वो आप जानते हैं पहले ही रोक दी गई है, उसके ऊपर कार्रवाई रोक दी गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है कि शायद जो दीगर केसेस, जो 2 और केसेस हैं जिनमें उनको सजा हुई है, उसमें भी शायद इमरान खान साहब को कुछ रिलीफ वहां पे जरूर मिलेगा। लेकिन और तीसरी चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा ख्याल में, जो एक्चुअली इस एहतजाज को फोकस कर रहा है, वो 9 मई के हवाले से ये बताया जा रहा है कि कोई ना कोई फैसला अब अनकरीब आने वाला है और वो बड़ा हाश किस्म का फैसला होगा। अब उस हाश फैसले में क्या कुछ हो सकता है, कौन कौन से बड़े बड़े लीडर्स उसके अंदर नामजद हो सकते हैं, मुझे लगता है कि इस एहतजाजी तहरीक का एक और मकसद ये भी है कि किसी तरह उसको जो है थोड़ा सा लाइट किया जाए, उसमें से थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना डंक निकाला जाए उसके अंदर, ताकि एक प्रेशर जो है वो डेवलप हो सके। मैं नहीं समझता कि जब तक इमरान खान साहब खुद किसी एहतजाजी तहरीक को लीड ना कर रहे हो तो उसके अंदर किसी किस्म का कोई स्टिंग होगा या कि उसकी वजह से हुकूमत जो है वो परेशान होगी। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है, जिस तरह फाद साहब ने भी लफ्ज इस्तेमाल किया, हाजिरी लगाना, तो सियासतदान जो है हमेशा इस तरह हाजिरी लगाते रहते हैं। माजी के अंदर पीटीएम ने भी हाजिरियां लगाई थी, लेकिन हुआ तब तक कुछ नहीं था जब तक एक पर्टिकुलर एरिया से जो है उनको सपोर्ट नहीं मिलना शुरू हुई थी। जी, यानी कि मंसूर, पहले आप इस बात का जवाब दे दीजिए कि जो रिगिंग का मामला है या उससे जुड़े जो मुतालबात हैं, उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कम से कम कुछ नहीं मिलना है। मुझे फिलहाल उसमें नजर कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में ये कह रहे थे कि 180 सीटें जनाब हमने जीती हैं, और उस हवाले से कानूनी मामलात को अगर आप देखें तो इक्वेशन आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं करती। कोई ऐसे बड़े फैसले अभी तक हमें नजर नहीं आए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जाएं। सो जो बयानिया वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हकीकत है कि उनका जो एहतजाज है, जो एतराजात हैं, उसके अंदर वजन भी नजर आता है, लेकिन जब तक आपको उसके ऊपर कानूनी मोहर नहीं मिलेगी, कानूनी कोई फैसला नहीं आपके हाथ में आएगा, तब तक वो सिर्फ आपका एक बयान है। तो कानूनी फ्रंट के ऊपर अब तक किसी किस्म की कोई कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सिलसिले में नहीं मिली।
फात साहब, ये इंपॉर्टेंट बात करें मंसूर, एक तो जो 6 जजेस का खत था, उसके बाद जो सेंटिमेंट डेवलप हुआ है उसका फायदा उठाना चाहती है तहरीक इंसाफ, और फिर इमरान खान के जो केसेस हैं उससे मुतल्लिक इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या तो अपील लगी हुई है या फिर बेल के इस वक्त केसेस हैं, उसमें भी शायद वो प्रेशराइज करके रिलीफ हासिल करना चाहते हो। लेकिन जो रिगिंग वाला मामला है जिसमें वो कह रहे हैं कि इस हुकूमत को गलत तरीके से लाया गया है, हमारी सीटें ज्यादा हैं, उस पर कोई पेशरफ्त आपको भी होती हुई नजर नहीं आ रही? देखिए, उसमें तो एक कानूनी तरीका है, ट्रिब्यूनल्स हैं, उन ट्रिब्यूनल्स में मामला चलेंगे, वो जिस तरीके से चलते हैं वो हम सब देख चुके हैं। तो उससे अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये समझ रहा है कि उन ट्रिब्यूनल्स के थ्रू जाकर एकदम उनको 180 सीटें मिल जाएंगी जिसका वो दावा कर रहे हैं, तो ये तो फिर इसको तो फिर हम ना ही समझें। लेकिन दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि पीटीआई जो है, अगर वो प्रेशर बिल्ड करना चाह रही है, वो प्रेशर बिल्ड करने के लिए उसके पास टूल्स क्या है? अगर तो सिर्फ जलसा जुलूस करना है तो फिर आप जिस तरह अभी मंसूर बात कर रहे थे कि ये वो पहली बार है कि पीटीआई जो है वो एक जलसा जुलूस करने जा रही है, एक एहतजाजी कैंपेन जो है उसको वो चलाने जा रही है, और उनका जो स्टार परफॉर्मर है वो उसमें उनके साथ मौजूद नहीं है। ये पहली बार हो रहा है। तो चुनाचे इससे पीटीआई को एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। यानी मैं अगर आपको ऑन अ लाइटर साइड थोड़ा सा मुवावजा दूं कि आतिफ असलम कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं और उसमें आतिफ असलम नहीं है, तो पीछे से तो लोगों ने क्या सुनने के लिए आना है? तो मामला को इसी तरह का है कि पहली बार ये इमरान खान साहब के बगैर ये एहतजाजी अगर ये वो कैंपेन करने जा रहे हैं और वो उस तरीके से कामयाब नहीं होती, पीटीआई को भी ये खतरा है कि उनकी जो सो कॉल्ड स्ट्रीट पावर है वो एक्सपोज हो जाएगी। तो अगर वो जो है वो तमाम तरह जो अपने असला बारूद है वो इस वक्त चलाने के लिए तैयार है और वो उस तरीके से पटाखा या धमाका नहीं होता, तो फिर उनके लिए भी मसला होगा। इसलिए इट्स अ वेरी हाई रिस्क गेम दैट दे आर एंटरिंग। सही, और ये गेम इसलिए ताकि प्रेशर डालें और आतिफ असलम साहब को स्टेज पे लाएं और फिर वो गाना शुरू करें। सही, लेकिन फात साहब इसमें ये बताइएगा कि जो तहरीक इंसाफ के कुछ वकला ये बात कर रहे थे कि अप्रैल के महीने में ही इमरान खान जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे, कहीं उनको बेल मिल जाएगी, शायद कहीं अपील उनकी कामयाब हो जाए, क्या ऐसा होता हुआ आपको नजर आ रहा है? लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा था कि ईद से पहले जब सहाफियों से मुलाकात हुई इमरान खान की, तो उसमें जो उनका लबो लहजा था वो तो बहुत ज्यादा सख्त था, नाम लेकर वो तनकीद कर रहे थे, तो वो कहीं से भी अपनी टोन बदलने के लिए तैयार नहीं है, ना अपनी पॉलिसी अपनी स्ट्रैटेजी बदलने के लिए तैयार है, कहीं से मुफाहिमत के इशारे नहीं दे रहे हैं वो इस वक्त। देखिए, वो जिन मुकालमों का या जिस मीडिया टॉक की आप बात कर रहे हैं जो इमरान खान साहब ने की और बड़ी सख्त की, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और उन्होंने बाकायदा नाम लेके डायरेक्टली जो है वो इल्जामात लगाए एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, उसको दो तरीके से एनालाइज किया जा सकता। एक तो ये कि जी इमरान खान साहब ने बिल्कुल लचक दिखाने का उनका कोई मूड नहीं है, कहीं से कोई डायलॉग कोई इंगेजमेंट जो है उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। जो उनकी हार्ड लाइन पोजीशन है, जेल में इतना अरसा रहने के बावजूद जो है वो बिल्कुल सी पर डटे हुए हैं, विच मींस के ऑल और नथिंग वाली जो गेम है वो लेके चल रहे हैं। एक तरीका तो उसको एनालाइज करने का ही। दूसरा ये कि ये भी एक निगोशिएशन का एक तरीका है कि उन्होंने अपनी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन बता दी है और कहा है कि जी इसकी बुनियाद पर आए मेरे से बात कर लें। इधर केस शहजाद, इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर आप चूज कर लें तो उसका आउटकम शॉर्ट टर्म में तो नहीं आने वाला। तो अगले 2-3 महीने में को समझ रहा है कि एकदम जो है वो हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे कि इमरान खान साहब के तमाम केसेस जो हैं वो फारिग हो जाएंगे, उनको बेल मिल जाएगी, वो आजाद होकर और वो अपनी सियासी कार्रवाइयों को उसी तरीके से रिज्यूम कर देंगे। मुझे तो फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। और मंसूर साहब, आपकी इसमें क्या राय है? दोनों इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट एक दूसरे से बात करना चाहते हैं लेकिन कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हो रहा अपनी पोजीशन से, या दोनों की पोजीशन अभी यही है कि हमें बात ही नहीं करनी है एक दूसरे से? देखिए, मेरे ख्याल में दोनों साइड्स जो हैं वो जब भी बातचीत करती हैं तो उसकी प्रेस रिलीज तो कभी भी नहीं निकालती। ये बंद ड्राइंग रूम्स के अंदर सीक्रेट लोकेशंस के ऊपर ये मुज़ाकरात होते हैं और बाद में जाके चंद हफ्तों के बाद, महीनों के बाद जाके पता लगता है कि वो इन दोनों के दरमियान तो आपस में बातचीत हो रही थी। मुझे लगता है कि यहाँ पे सिलसिला जो है कैरेट एंड द स्टिक वाला चल रहा है फॉर्मूला। आप फलां काम करेंगे तो फिर आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा, आप अगर आपने फला काम किया तो फिर इसकी आपको सजा भी मिलेगी। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस किस्म के अरेंजमेंट से कुछ ज्यादा खुश नहीं है, या वो शराइत इतनी सख्त हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद पूरी नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से ये एंगर इमरान खान साहब का ये गुस्सा जो है वो भी उनकी मीडिया टॉक के अंदर जो है वो नजर आता है। लेकिन हमने देखा है चंद छोटी छोटी ऐसी रिलैक्सेशंस हैं जो अब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलता हुआ देख रहा हूं, जो शायद मुझे इलेक्शन से पहले भी नजर नहीं आती थी। बहुत से ऐसे अंडरग्राउंड इनके रहनुमा थे जो पहले बातचीत नहीं कर रहे थे लेकिन अब सर्फेस के ऊपर आ गए हैं, यहां तक कि टीवी के प्रोग्राम्स की जीनत भी अब बनना शुरू हो गए हैं। तो थोड़ी सी स्पेस जरूर मिली है, लेकिन उस थोड़ी सी स्पेस में पाकिस्तान
पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एक्चुअली क्या सेक्रीफाइस किया है, ये भी हमें देखना होगा। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, जो पहले वजीर आजम से मिलना नहीं चाहते थे, एक पिटीशन इलेक्शन कमीशन में फाइल होती है और अगले दिन ही वो पहुंच जाते हैं मिलने के लिए। उसके बाद पेशावर के अंदर भी चंद बड़ी अहम मुलाकातें हुई, तो इसलिए नजर आ रहा है कि दोनों साइड्स थोड़ी सी लचक एक दूसरे को दिखा रहे हैं, लेकिन शर्त तो शराइत के ऊपर अभी भी लगता है कि थोड़ी सी सख्तियां मौजूद हैं। अच्छा, ये जो आपने बात की बड़ी अहम है, लेकिन इसमें सवाल यह है कि क्या ये रिलैक्सेशन दी जा रही है या जो इंतखाबी नताइज थे 8 फरवरी को वो और इसके बाद जजेस का खत लिखना, उस वजह से माहौल ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली तब्दील हो रहा है? मेरे ख्याल में जहां तक इलेक्शंस का मामला है, मुझे ये फील होता है, ये खबर नहीं है लेकिन मुझे ये फील होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद इसके ऊपर भी कन्विंस किया जाएगा कि जनाब अब जो हो गया, जितना हो गया, जो नंबर आ गए, जितनी सीटें आ गई, बस ठीक है, उसी पे गनीमत समझिए, उसी पे शुक्राने के 2 नफल अदा कीजिए और आगे चलिए, बस बहुत हो गया। अगर तो इस मुल्क को आगे लेके चलना है, अगर तो आपने इसी तरह इस इलेक्शन रिजल्ट को पकड़ के रखना है, फॉर्म 45 फॉर्म 47 की जंग के अंदर बार बार आप लोगों ने इसका ही तस्करा करते रहना, तो फिर मुल्क आगे नहीं चलेगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेरे ख्याल में अगर इस विंडो ऑफ कम्युनिकेशन को खोल के रखना है तो इस मुद्दे से शायद आगे ही जाना पड़ेगा, और अगर वो इस मुद्दे के ऊपर खड़े रहे और इसी के ऊपर जो है वो अपनी कैंपेन्स के अंदर बार बार इसका जिक्र करते रहे और इसी के ऊपर डिमांड करते रहे, तो फिर मेरा ख्याल में एक डेडलॉक आ जाएगा, और अगर डेडलॉक आया तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सख्तियां बढ़ भी सकती हैं। फाद साहब, ये जो अदालती फैसले तहरीक इंसाफ के हक में आए हैं या वो रहनुमा जो अंडरग्राउंड तक मंजर आम पर आ चुके हैं, क्या ये किसी रिलीफ के नतीजे में है? क्योंकि अभी भी जरा ये बताते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की 9 मई के हवाले से कोई पॉलिसी तब्दील नहीं हुई है, उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं हुई है। में हालात थोड़े से तब्दील इस तरीके से हो रहे हैं कि जो अरेंजमेंट हमें नजर आ रहा था फौरन 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद, उसमें थोड़ी पुल्स एंड पुशेस नजर आ रही हैं, और उसमें जो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान में एक नया ट्रॉयका है, जिसमें आर्मी चीफ, वजीर आजम और चीफ जस्टिस को मैं शामिल करूंगा। जो ओरिजिनल ट्रॉयका होता था 90 की दिहाई का, उसमें प्रेसिडेंट भी होता था, तो मेरे ख्याल में अब चीफ जस्टिस जो है उस ट्रॉयका का हिस्सा है। ये जो ट्रॉयका है इसमें कुछ हम आहंगी भी है, लेकिन कहीं कहीं जो है मेरे ख्याल में हमें नजर आता है कि कुछ फ्रिक्शन भी नजर आनी शुरू हो गई। और जो अदलिया का जो मामला है, मुझे लग रहा है कि पिछले इलेक्शन के बाद से लेकर अब तक अदलिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ अपनी स्पेस बनाने की कोशिश कर रही है। इस ट्रॉयका के अंदर जो है वो अपनी एल्बो स्पेस को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और ये जो 6 जजेस का जो खत है, ये उसका शायद एक हिस्सा हो, लेकिन ओवरऑल एक सेंस कम से कम मुझे तो मिल रहा है कि अदलिया चाह रही है कि उसके ऊपर जो बहुत सारे इल्जाम आ रहे हैं उनकी वो नफी करने के लिए अपनी जो इंडिपेंडेंस है उसको थोड़ा सा ज्यादा ओवरटली शो करे, और उसके नतीजे में हमें कुछ इस तरह का रिलीफ जो है वो पीटीआई को मिलता नजर आ रहा है। सही, अदलिया अपनी इंडिपेंडेंस शो करे और पीटीआई को रिलीफ मिले। यहाँ बातों का सिलसिला हम जारी रखेंगे, एक ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मंसूर अली खान और फहद हुसैन। हुकूमत जिसकी ऑब्वियसली अव्वलीन तरजीह ये है कि स्टेबिलिटी हो, स्टेबिलिटी की वजह से इकॉनमी बेहतर हो। ऑलरेडी हम ये इशारा दे चुके हैं कि IMF प्रोग्राम में जाना है, इस हवाले से IMF की जो स्प्रिंग मीटिंग्स है वहाँ पे बातचीत भी शुरू हो जाएगी। फिर सऊदी अरब से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ इन्वेस्टमेंट आए, PIE की प्राइवेटाइजेशन की बातें हैं कि जून तक हो जाएगी। तो हुकूमत की जो सिमत है वो इस वक्त आपको दुरुस्त नज़र आ रही है, और ये जो एहतजाज है, चाहे वो फजल रहमान साहब का हो या PTI का हो, ये क्या हर्डल होगा इस तमाम स्टेबिलिटी में या नहीं? देखिए, मुझे तो हुकूमत की सिम जो है वो उस तरीके से सही नजर आ रही है कि उसको कोई एग्जिस्टेंशियल खतरा नहीं है। IMF का प्रोग्राम बिल्कुल ऑन रोड है, अगला प्रोग्राम मोस्ट लाइकली जो है वो हो जाएगा। बड़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं गवर्नमेंट के वो लोग जिनसे कम से कम मेरी बात हुई है। पार्लियामेंट में तो दो तिहाई उनके पास, गवर्नमेंट और उनके इत्तेहादियों के पास 2 तिहाई जो है वो अक्सरियत है। सो लेजिस्लेशन में कोई इशू नहीं है। रिफॉर्म प्रोग्राम जो मुश्किल वाला है वो बहुत हद तक शुरू होने को आ रहा है, चाहे वो टैक्स नेट को बढ़ाना हो या प्राइवेटाइजेशन हो। फिर उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो SIFC के जरिए और दीगर मामलात के जरिए जो हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के ताल्लुक आते हैं वो बज़ाहिर तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। तो यही वो मामलात हैं जिनके ऊपर हुकूमत के लिए खतरे की घंटियां बजती हैं। ऑपोजिशन के पास जो बेसिक इंग्रेडिएंट मिसिंग है, जिसकी बुनियाद पर माजी में अपोजिशन ने हुकूमत के लिए हालात बहुत मुश्किल किए हैं, वो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनका एक ताल्लुक हो, वो अभी नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल में कम से कम शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मुझे हुकूमत के लिए कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा जिसकी बुनियाद पर वो समझे कि पता नहीं हम लोग इक़्तिदार में बच पाएंगे कि नहीं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट नुकता है। और इसमें एक दूसरा पहलू ये भी हो सकता है मंसूर साहब के स्ट्रीट पावर कितनी है? आपको लग रहा है कि फजल रहमान साहब की जो स्ट्रीट पावर है
वो तहरीक इंसाफ के साथ आगे जुड़ जाएगी इस एहतजाज में, या आपको लगता है कि अपने अपने एहतजाज करेंगे और साथ नहीं मिलेंगे? मेरे ख्याल में दोनों का जो है वो एक तो जो कंस्टिट्यूंसी क्लैश है, चूंकि दोनों का जो एरिया ऑफ कॉन्टेस्ट है वो एक ही है, खैबर पख्तूनख्वा पे ज्यादा फोकस जो है वो दोनों ही जमातें हैं, तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है दोनों जमातों का जरूर आता है। वो एक दूसरे से कॉपरेट करना भी चाहेंगे, लेकिन हालात और वाकया जो है उसकी वजह से रोक देते हैं। स्ट्रीट पावर, हाँ, मौलाना फजल रहमान साहब के पास बिल्कुल स्ट्रीट पावर है, और वो किसी भी वक्त में हो, चाहे वो इमरान खान साहब का दौर था या आज का दौर था, और इस बात का हुकूमत को अच्छी तरह पता है कि जब पीडीएम भी बनी हुई थी तो पीडीएम का एक्चुअली जो स्ट्रीट पावर का मसल था वो मौलाना फजल रहमान साहब के पास ही था। लेकिन एक जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस नजरिए से चलती है और जो कुछ मौलाना साहब के बारे में माजी में कह चुकी है, और दूसरी जगह पे मौलाना साहब जो कुछ इमरान खान साहब के बारे में कह चुके हैं, कोई बहुत ज्यादा, मुझे जिस तरह एक जमाने में ताहिरुल कादरी साहब के साथ एक सियासी कजन वाला रिश्ता बन चुका था, लेकिन वो भी टूट गया, तो यहाँ पे तो पहले के ही बहुत से डिफरेंसेस हैं। तो मुझे ठीक है, एक लूजली नेट एक आपस में कोलिशन जरूर नजर आता है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा पोटेंट किस्म का ये कोलिशन मुझे फिर भी नजर नहीं आ रहा। और जहां ये फाद हुसैन साहब बात कर रहे हैं कि नून लीग की हुकूमत को इस बात से खतरा नहीं है कि इस वक्त ऑपोजिशन के साथ स्टैब्लिशमेंट हो जैसे कि माजी में रही है, वो खतरा तो नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी का जजेस के खत पे खामोश रहना, माशी इशूज पे खामोश रहना, ये हुकूमत के लिए, नून लीग के लिए खासतौर पे खतरा है या एक कंफर्ट की निशानी है कि ठीक है वो अपने काम से काम रख रहे हैं, कोई दखल अंदाजी नहीं कर रहे, कोई ज्यादा बातचीत ही नहीं कर रहे? मंसूर साहब, मेरा ख्याल में मुस्लिम लीग नून जो है वो नंबर गेम के हवाले से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिलेशन के हवाले से टोटली इस बात के ऊपर डिपेंड कर रही है कि इस सारे सेटअप के जो गारंटर्स हैं ये उनका काम है, ये उन्होंने ख्याल रखना है कि इस नंबर गेम को उन्होंने किस तरह मेंटेन रखना है। उनको इस बात की परेशानी फिलहाल नजर नहीं आ रही, या इस किस्म का कोई शक नहीं है कि हमें एंड मूवमेंट के ऊपर कहीं डिच ना कर दिया जाए, छोड़ ना दिया जाए। सो इसलिए अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी तरह अपनी सपोर्ट लेके बाहर नहीं भी आ रही, लेकिन कम से कम नंबर गेम कौमी असेंबली के हॉल के अंदर वो पूरे रख रही है, सो आई डोंट थिंक कि वो इस बात को माइंड करेंगे। और मेरे ख्याल में जब आईएमएफ की कोई डील हो भी जाती है, तो जब ये हुकूमत बनी थी उस वक्त भी ये बात हो रही थी कि शायद सेकंड राउंड के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस कैबिनेट का हिस्सा बन जाए। सो मेरा ख्याल में ये ऑप्शन अभी भी टेबल के ऊपर मौजूद है। जैसे ही आईएमएफ की डील होती है तो उसके बाद देखना होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कैबिनेट के अंदर आके बैठती है या नहीं। सही। डू यू सी दिस कमिंग फाद साहब के पीपल्स पार्टी जो है वो अगले फेज में काबीना का हिस्सा बन जाए, खासतौर पर आईएमएफ डील के बाद? कि मेरे ख्याल में इसके रोशन इम्कानात बिल्कुल हैं, लेकिन उसमें जो टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये कब होता है एग्जैक्टली कहना मुश्किल है, क्योंकि उसमें जो मुझे प्लान समझ आ रहा है, जो कि मेरे ख्याल में पीएमएलएन को भी इसका अंदाजा था, उनको खतरा था कि ऐसा ही होगा, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। वो ये कि अब से लेकर और अगले चंद महीने तक बड़े मुश्किल फैसले होने हैं, और वो मुश्किल फैसले जो हैं वो उसमें पीपल्स पार्टी अगर काबीना के अंदर नहीं है तो कल को जब सियासी जरूरत पेश आए तो वो ये कह सकते हैं कि ये मुश्किल फैसले जो है हमने तो नहीं किए। अब ये एग्जैक्टली वो मुश्किल फैसलों में क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं, अभी बजट आना है, बजट के बाद प्राइवेटाइजेशन होनी है, अभी बिजली के गैस के बिल और पड़ने हैं, अभी काफी ये साल तो बहुत मुश्किल है। देखना ही कि वो कब ज्वाइन करते हैं। मेरे ख्याल में जो ये डिसीजन होगा जब भी आसिफ अली जरदारी साहब करेंगे, वो उसमें देखेंगे कि मुझे इस वक्त ज्वाइन करने से कितना फायदा होगा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज करने से, या मुझे नुकसान होगा, कीपिंग इन माइंड के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स ऑलरेडी उनके पास हैं, सिंध की गवर्नमेंट ऑलरेडी उनके पास है, तो इट्स नॉट लाइक दे आर कंप्लीटली आउट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। सो आई थिंक ये उनके पास लग्जरी ऑफ चॉइस मौजूद रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया फाद हुसैन साहब। मंसूर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान इस वक्त आईएमएफ प्रोग्राम में है और हुकूमत ने एक नए आईएमएफ प्रोग्राम में जाने का फैसला कर लिया है। और नए प्रोग्राम से पहले आईएमएफ की शर्त पर एफबीआर ने 30 से 35 लाख ताजरों को टैक्स नेट पे लाने के लिए ताजिर दोस्त स्कीम मुतारिफ करवाई है, जिसका इतलाक छोटे ताजरों जिनमें होलसेलर्स, रिटेलर्स और डीलर्स शामिल हैं, जबकि तमाम कारोबारी मकामात, स्टोर्स, गोदाम और दीगर दफातर को भी इस स्कीम में शामिल किया जाएगा। एफबीआर के मुताबिक ताजिर दोस्त स्कीम का इतलाक इब्तदाई तौर पर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा में होगा, जहां ताजिर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए अपने आप को रजिस्टर करवा सकेंगे। और जो ताजिर 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, एफबीआर अस खुद उन्हें नेशनल बिजनेस रजिस्ट्री में शामिल कर लेगा। एफबीआर के मुताबिक इस स्कीम के तहत ताजिरों पर टैक्स का तयन दुकान या जगह की वैल्यू और किराए की बुनियाद पर किया जाएगा, जबकि एफबीआर के मुताबिक कम से कम एडवांस टैक्स सालाना 1200 रुपए होगा। ताजिर दोस्त स्कीम 1 जुलाई 2024 से नाफिजुल अमल होगी,
जिसके तहत ताजरों को हर महीने की 15 तारीख तक टैक्स जमा करवाना होगा और एफबीआर के मुताबिक मुकर्रर तारीख के अंदर पूरा टैक्स जमा करवाने वाले ताजरों और 2023 के टैक्स फाइल करने वाले ताजरों को 25% टैक्स छूट भी दी जाएगी। अहम बात यह कि ताजिर तंजीमों ने इस हुकूमती स्कीम पर खदशात का इजहार किया है। ताजिर तंजीमों को इस स्कीम से क्या एतराज़ है, इस पर बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है नईम मीर साहब ने, जो कि चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं जावेद कुरैशी साहब, जो कि सदर हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नईम साहब, पहले आपकी तरफ आएंगे। एक अरसे से हुकूमत ये कोशिश कर रही है, मुख्तलिफ हुकूमतें बल्कि ये कोशिश करती रही हैं कि 30 से 35 लाख जो होलसेलर्स रिटेलर्स हैं उनको टैक्स नेट में लाया जाए ताकि जो टैक्स वसूली है उसको बढ़ाया जा सके, क्योंकि फिलहाल इन सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 18 से 20% है, लेकिन टैक्स वसूल बहुत कम होता है। और इसके लिए अब ताजिर दोस्त स्कीम मुतारिफ करवाई है हुकूमत ने, जिसका आगाज 1 अप्रैल से हो चुका है। आपको क्या लगता है ये स्कीम कितनी कामयाब होगी और क्या जो हुकूमत का हदफ है टैक्स वसूली का और ताजिर की रजिस्ट्रेशन का, वो इससे पूरा होता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखें जी, ताजिर दोस्त स्कीम जो है इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो ताजिरों की एक रजिस्ट्रेशन है और दूसरा हिस्सा जो है वो ताजिरों पे टैक्स का निफाज है। तो जो पहला हिस्सा है कि ताजिरों को रजिस्टर्ड किया जाए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत सादा और आसान कर दिया गया है। और हमारी बरस की जिद्दोजहद थी कि हमें एक उर्दू का सादा फॉर्म दिया जाए, हमें जो है वो अकाउंटेंट्स ना रखने पड़े, हिसाब किताब ना रखना पड़े, हम पर जायद बोझ, माली बोझ ना पड़े, हमें वकला की फीसें ना अदा करनी हो। इतना सादा निज़ाम हो कि हम खुद ही उस निज़ाम का हिस्सा बन जाएं और जो है वो हमें किसी किस्म का माली बोझ बर्दाश्त ना करना पड़े। तो जो एक ताजिर दोस्त स्कीम दी गई है, इसमें एक ऐप मुतारिफ करवाई गई है और इसमें बड़ा सादा से पर्टिकुलर्स हैं, नाम है, शनाख्ती कार्ड नंबर है, आपका एड्रेस है और साथ आपका जो कमर्शियल मीटर का नंबर है, रेफरेंस नंबर है, आपने वो उसमें ऐड करना है और उसमें जब आप सबमिट करेंगे तो आप एफबीआर के साथ रजिस्टर हो जाएंगे। और रजिस्टर्ड होने का आपको पता है सबसे ज्यादा बड़ा फायदा तो यही होता है कि वो तमाम सहूलियात और आसानियां जो एक रजिस्टर्ड पर्सन को हासिल होती हैं विद होल्डिंग टैक्सेस के हवाले से, यानी आपका हर जगह पर विद होल्डिंग टैक्स अदा हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत खुशाइन बात है और हमारा ये मुतालबा पूरा किया गया है स्कीम में और सादा और आसान तरीके से हमें रजिस्टर्ड किया जा रहा है। ये बहुत बेहतर बात है। अब आ गया मरहला के अब इस रजिस्ट्रेशन के नतीजे में टैक्सों की वसूली कैसे की जाएगी, उस पर बहुत से सवालात हैं। मेरी चेयरमैन एफबीआर के साथ भी मुलाकात हुई है और मेरी मेंबर जो टैक्स पॉलिसी हैं आफाक साहब, उनसे भी मुलाकात हुई है और गाय बगाए फोन पे रब्ता रहता है। तो इस हवाले से एफबीआर ने हमें जो अभी तक इतला दी है वो ये कि टैक्सों के नफाज को ताजर बरादरी और ताजर तंजीमों की मशावरत के साथ उसका अमली जमा बनाया जाएगा, क्योंकि 30 जून तक जो है ये तमाम रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल किया जाएगा। अभी जो अप्रैल का महीना है ये रजा कराना तौर पे है कि रजा कराना तौर पे ताजरों को कहा गया कि अप्रैल के महीने में रजिस्टर्ड हो जाए। मई जून जो होगा वो आपका उसमें फिर एफबीआर के जो एहलकार है वो हमारे साथ मिलकर मार्केटों में जाएंगे और ताजरों को रजिस्टर्ड करेंगे और 1 जुलाई से यानी अगले माली साल में जब माली साल का आगाज होगा टैक्स का निफाज होगा। अब वो टैक्स जो है वो उसका तरीकेकार क्या होगा, उसकी मोडेलिटीज क्या होंगी, वो टैक्स जो है वो कितनी किस शरह से जो है वो नाफिज होगा, ये तमाम चीजें ना अभी तय होने आए। मैं इसको क्योंकि दोहरा भी देता हूं, एसआरओ मेरे सामने, उसमें ये कहा गया है, उसमें एक जो टर्म है वो है एनुअल रेंटल वैल्यू की, और वो होगा 10%। आपकी जो भी दुकान या स्पेस है उसका जो 10% होगा वो एनुअल रेंटल वैल्यू हो जाएगी। और इसके बाद जो है इंडिकेटिव एक इनकम है, यानी कि जो इनकम तस्वुर की जाएगी उसका फॉर्मूला अब तक नहीं दिया गया है, तो वो आप कह रहे हैं कि मुशावरत से तय होगा, ऐसा ही है? जी मैं यही कह रहा हूँ, वो मुशावरत से तय होगा। सही है। मुझे आप बताइएगा जावेद कुरैशी साहब, आपकी इस पर क्या राय है? क्या टैक्स वसूली इस लिहाज से आसान हो जाएगी? क्योंकि इससे पहले माजी में जितनी भी स्कीम्स आई हैं ताजरों ने उसको मुस्तरद कर दिया है, और अब जो ये स्कीम है उसके तहत अगर मिसाल के तौर पे समझाया जाए कि अगर किसी की दुकान की मालियत 1 करोड़ रुपए है तो उसका जो उसकी जो एनुअल रेंटल वैल्यू होगी वो 10% होगी, यानी कि 10 लाख। तो फिर उस 10 लाख पे कितना टैक्स होगा ये अभी फॉर्मूला तय होना है। आप कैसा देखते हैं इस स्कीम को? शुक्रिया आपका शहजाद इकबाल साहब। देखिए जी, ये जो स्कीम अभी जो एसआरओ आपके पास जो पड़ा हुआ है, इसके अंदर जिस तरीके से एफबीआर को बेजा इख्तियारात दे दिए गए हैं
इससे छोटे ताजरों में बिलखुसूस खास तौर पर इसके अंदर बड़ी तशवीश पाई जाती है और एफबीआर के मजीद इख्तियारात देने से मामला खराबी की तरफ जाएंगे। ऑलरेडी जो लोग रजिस्टर्ड हैं, अब देखें इन्होंने 6 शहरों को पहले फेज के अंदर जो है वो इन्होंने रजिस्ट्रेशन करना है, जिसका टारगेट 1 मिलियन यानी 10 लाख अफराद को। तो ये इस स्कीम के अंदर काफी इबाहम है और मैं इनसे, हुकूमत से और एफबीआर के इदारों से ये बात पूछना चाहता हूं कि जब आपने एसआरओ जारी कर दिया तो उसके बाद बातचीत का क्या फायदा होता है? बातचीत आप एसआरओ से पहले कर लेते और स्टेक होल्डरों से बैठकर बात कर लेते तो मैं समझता हूं कि इसके अंदर बहुत बेहतरी आती। हमने ताजिरों ने कभी टैक्स देने से इनकार नहीं किया, हमारा इख्तलाफ सिर्फ तरीक़ेकार के ऊपर इख्तलाफ है। अब जिस तरीके से आपने अभी एक बात की 10 करोड़ रुपए की मालियत लगाई जाती है और उसका 10 लाख उस पे से 10%, तो ये तो कोई तरीका ना हुआ टैक्स का, ये तो एक शाही हुक्म होगा और एफबीआर के पास मजीद इख्तियारात आ जाएंगे, उससे आम आदमी वो जिसे चाहे मजीद टैक्स बढ़ाकर लगा दे या घटाकर लगा दे, ये उसकी अपनी बादशाहत होगी। ये बात जावेद कुरैशी साहब, आपकी ये बात तो दुरुस्त है कि स्टेक होल्डर्स से पहले बात कर ली जाती और कोई लाएमल तय होता तो फिर एसआरओ निकालना चाहिए था, यहां तक तो आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि कोई भी ताजर ऐसा नहीं है जो टैक्स ना देना चाहता हो, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ऐसा ही है। 2015 हो गया, 2019 हो गया, 2022 हो गया, हर मर्तबा जब भी टैक्स लगाने की कोशिश की गई ताजर ने जो है इनकार कर दिया है। चाहे वो फिक्स टैक्स हो, बिल्कुल कम से कम टैक्स हो, वो भी देने के लिए ताजिर तैयार नहीं होते और टैक्स के अलावा खासतौर पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तैयार नहीं होते। और नतीजा ये है कि 30-35 लाख जो ट्रेडर्स हैं वो टोटल 10 से 12 अरब कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे टैक्स में, जो कि ना होने के बराबर है। देखिए शहजाद साहब, आपने मेरी शायद बात मैं आप तक पूरी आपको समझा ना पाया। तरीकेकार का हमारा झगड़ा है, हम चाहते हैं एक सादा तरीके से ताजिरों से टैक्स वसूल किया जाए, न कि वो वकीलों के चक्कर लगाए, न कि उसके फॉर्म के अंदर की उतनी पेचीदगी हो कि वो चाहता है एक आम आदमी सादा तरीके से जो उस पर टैक्स बनता है और वो टैक्स अदा करने के लिए तैयार है। अब पिछली हुकूमत जब जो थी मिफ्ता इस्माइल साहब के दौर पे, इन्होंने बिजली के बिलों पे टैक्स लगाया, उसके बाद हुकूमत ने इस चीज का इकरार किया कि हमसे गलती हुई है। भाई 13 किस्म के टैक्स तो बिजली के बिलों में ऑलरेडी हैं, सेल टैक्स भी उसके अंदर लगा दिया, इनकम टैक्स भी उसमें लगा दिया, मजीद आप उसमें टैक्स लगा रहे थे। नहीं, लेकिन जावेद कुरैशी साहब, ये तो बड़ा सादा तरीका था। अगर बिजली के बिल में 3,000 रुपए इनकम टैक्स की सूरत में आ रहा है तो इससे तो कोई डॉक्यूमेंटेशन का भी मसला नहीं होता, बड़े सादे तरीके से हुकूमत कलेक्ट कर लेती टैक्स, तो उस पर भी एतराज कर दिया गया था। देखें शहजाद साहब, वही बात आ गई ना, एक ऑलरेडी कमर्शियल मीटर पर वो तो इनकम टैक्स दे रहा है, तो ये मजीद किस चीज का इनकम टैक्स लेते हैं? मुझे ये बात थोड़ी आज तक नहीं समझा सके। इनकम टैक्स तो आपकी आमदनी, जो आपका मुनाफा होता है उस पर टैक्स होता है, वो सेल्स टैक्स की तरह ये नहीं है कि आपने अगर सेल किया तो उस पर टैक्स लग जाएगा, आपकी आमदनी पर है ना, जो आप कमा रहे हैं उस पर टैक्स देते हैं। वो कहता है यूनिट आपने जितने कंज्यूम किए उसके ऊपर हमने जो है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, उन्होंने तरीकाकार ये किया। लेकिन अब ये जो एसआरओ जो आया है, इसके अंदर जो बेजा इख्तियारात जो दिए गए हैं एफबीआर को, इससे मामला खराबी की तरफ जाएंगे, ये मामला सुलझेंगे नहीं और ये स्कीम इतनी सक्सेसफुल होती हुई नजर नहीं आती। और मैं आप दोनों से बारी बारी इस पे सवाल कर लेता हूं कि अगर ये तरीका ठीक नहीं तो नईम साहब पहले आप बता दीजिए और क्या तरीकेकार हो सकता है जिससे हुकूमत के लिए टैक्स वसूली आसान हो जाए, रिटेलर्स के लिए, होलसेलर्स के लिए टैक्स देना आसान हो जाए, और कितना टैक्स आपके ख्याल में मजमूई तौर पर ये रिटेलर्स इकट्ठा कर सकते हैं हुकूमत के लिए? देखें जी, पहली बात तो ये है कि अगर टैक्स देने की नीयत हो तो किसी भी तरीके से टैक्स दिया जा सकता है, ऐसा मसला नहीं है। असल प्रॉब्लम यह है कि टैक्स देने की और टैक्स के निज़ाम के अंदर रजिस्टर्ड होने की हमारी नीयत ही नहीं है। अब हमने जो तरीक़ेकार को वज़ा करवाया है, हम स्टेक होल्डर हैं, हमारे साथ एफबीआर ने मशावरत भी की है एक लेवल पर, और हमने जो एफबीआर की रजिस्ट्रेशन के हवाले से हमने इसको एक मुस्बत इक़दाम करार दिया है, क्योंकि इससे ज़्यादा आसान और सादा तरीका हो नहीं सकता कि एक ऐप के जरिए आप एफबीआर के सिस्टम के साथ मुंसलिक हो जाए। बाकी जो दूसरा हिस्सा है वो ये कि टैक्स का निफाज कितना हो, उसकी शरह क्या हो, तो जाहिर है टैक्स जालिमाना नहीं होना चाहिए और टैक्सेस जो हैं वो लगने चाहिए। लेकिन ये बात तो दुरुस्त है ना इनकी, कुरैशी साहब की, कि पहले मुशावरत करनी चाहिए थी स्टेक होल्डर्स से और फिर एसआरओ जारी करना चाहिए था। यहाँ एसआरओ जारी कर दिया है और अब उस मुशावरत होगी। कुरैशी साहब से अगर मुशावरत नहीं की गई तो उन्होंने उनको, कुरैशी साहब को स्टेक होल्डर तस्वुर नहीं किया होगा,
लेकिन हमारे साथ तो मुशावरत भी हुई है इस मौजू पे और हमने बातचीत भी की है और मेरा मुस्तकिल राब्ता है FBR के साथ और मैंने उनको अपने कंसर्न्स, अपने ताजरों के कंसर्न्स जो है वो टैक्स शरह के हवाले से, टैक्स रेट के हवाले से पहुंचाए भी हैं और मेरे उनके साथ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, बातचीत भी चल रही है। आपके ख्याल में जो इससे पहले मिसाल के तौर पे, क्योंकि अभी हमारे पास ज्यादती का शिकार होने देंगे, शहजाद साहब एक मिनट, ताजरों को जुल्म ज्यादती का शिकार नहीं होने देंगे क्योंकि FBR भी कोई दूध का धुला हुआ दारा तो नहीं है ना। FBR जो है अगर वो कोई ऐसा निजाम लेकर आएगा जिससे करप्शन का बाजार गर्म होगा तो हम ये भी नहीं होने देंगे, लेकिन साथ ही साथ हमें अपने तौर तरीके भी बदलने हैं। हम बार बार कहते हैं कि हमें तरीकेकार से इख्तिलाफ है, तो भाई जो तरीकेकार आपको पसंद नहीं ना इख्तियार करें, जो तरीकेकार आप बता दें कि किस तरीके से टैक्स आप देना चाहते हैं। और सही, मैं जरा जावेद कुरैशी साहब जरा आप बता दीजिए फिर क्या तरीकेकार हो कि रजिस्ट्रेशन भी हो जाए ताजरों की, टैक्स कलेक्शन भी हो जाए, क्या तरीका होना चाहिए? तरीका देखिए, अब बात यह है कि वो एक तरफ ये कहते हैं कि हमें स्टेक होल्डर तस्वुर नहीं करते, इन्हें करते होंगे, शायद इनके मरासिम वहां बहुत अच्छे हैं, मेरे नहीं होंगे। मैं इस चीज की बहस में नहीं पढ़ना चाहता। सादा तरीकाकार यह है फिक्स टैक्स के अंदर ये लेकर आए और तमाम जो है, मैं तो ये आज तजवीज देता हूं, जो तमाम जो कमर्शियल शटर है उनके ऊपर टैक्स होना चाहिए। इस टैक्स से ताजर ने कभी भी पीछे नहीं हटे, लेकिन हम वही बात आज कहते हैं कि इनका तरीकाकार को आप बिल्कुल वाजे करें और जो काम और मुख्तसर मुझे बता दें कि जब आप कहते हैं फिक्स टैक्स होगा तो सबके लिए एक होगा या दुकान के साइज के मुताबिक होगा या उनकी सेल्स के मुताबिक होगा, क्या क्राइटेरिया होगा उसका? उसका क्राइटेरिया यही होगा, देखिए जी, एक 10 बाई 10 की शॉप के ऊपर बैठा वो करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहा है और एक बैठा हुआ है 10 बाई 50 की शॉप पर और वो जो है वो शाम तक वो 50,000 रुपए की सेल नहीं करता। इनकम टैक्स सेल के ऊपर होगा, ऐसे नहीं है दुकान के साइज के ऊपर वो टैक्स लगेगा। तो उसका तरीकाकार यही हो सकता है। वहां जब उसके पास जब इनवाइस आती है, उन्हें पता नहीं, हम ये चाहते हैं कि जब माल जब यहाँ से फैक्ट्री से निकलता है तो वहां उनको पता नहीं है कि इनवाइस किनके नाम पे जनरेट हो रही है, क्यों नहीं वो इदारा FBR ये तो मेरे ख्याल से सेल पर तो अगर जाएंगे तो वो तो सेल छुपाने का तरीका, कच्ची रसीदें और पता नहीं क्या क्या झंझट है इसमें, वो तो हम बार बार आजमा के देख चुके हैं। सेल्स तो रजिस्टर होती नहीं है आज भी, जो है बड़े बड़े, सिर्फ मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं कि छोटे रिटेलर्स हो, जो बहुत सारे हम देखते हैं कि यहाँ पे सर्विस सेक्टर है, वहां पे भी जो रसीदें नहीं दी जाती तो सेल्स तो रजिस्टर होती नहीं है, तो फिर उसका तो उसको कैलकुलेट करना तो नामुमकिन हो जाएगा ना। देखिए जी, छोटे ताजिर के ऊपर फिक्स टैक्स लगा दिया जाए तो ये सारा झंझट खत्म हो जाएगा। अब बात यह है कि यहाँ तो इदारे ये चाहते हैं कि सारे मामलात हम अपने हाथ पे रखें और ताजिर को परेशान कर रखें। परेशान करने से ताजिर से मुल्क तरक्की नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नईम मीर और जावेद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।